ईरान की जंग का दायरा और बढ़ गया है। अब ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन हमला कर दिया है। अब तक इस जंग की आग अजरबैजान तक नहीं पहुंची थी। ईरान ने अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर अपने शाहिद ड्रोन से भीषण हवाई हमला कर दिया। ईरान के इस हमले के बाद जंग का दायरा बढ़कर अजरबैजान तक पहुंच गया। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने नख्चिवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया और वहां तबाही मचाने की कोशिश की गई। नख्चिवान एयरपोर्ट के पास हुए इस हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सब कुछ सामान्य था, तभी हवा में शोर मचाता हुआ एक ड्रोन पूरी रफ्तार में आया और एक इमारत से टकरा गया। ड्रोन के टकराते ही वहां आग लग गई, ऊंची ऊंची लपटें, काला धुआं उठना शुरू हो गया। हमले के बाद मची अफरा तफरी के दौरान लोग बुरी तरह घबराए हुए नजर आए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया। हमले के तुरंत बाद अजरबैजान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अजरबैजान की सेना के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले के कुछ ही देर बाद एक ड्रोन एयरपोर्ट के नजदीक मौजूद एक गांव में भी गिरा। उस हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर मिली। अजरबैजान ने इसे ईरान का सीधा हमला बताया और करारा जवाब देने की धमकी दी। अजरबैजान का नख्चिवान इलाका उसके दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। यह इलाका है तो अजरबैजान का, लेकिन आर्मेनिया और ईरान के बीच में मौजूद है। इसकी सीमा बाकी के अजरबैजान से लगती ही नहीं है। मतलब इसे ऐसे समझ लीजिए कि अजरबैजान के 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक पश्चिम में एक पूर्व में, और आर्मेनिया दोनों के बीच से गुजरता है और नख्चिवान अजरबैजान के पश्चिम वाले हिस्से में मौजूद है। ईरान के साथ नख्चिवान करीब 180 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और नख्चिवान का एयरपोर्ट तो ईरान के इतना करीब है कि वो छोटे ड्रोन या कोई छोटी सी मिसाइल आसानी से वहां पहुंचा सकता है। और अजरबैजान के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ उसके एयरपोर्ट पर बल्कि रिहायशी इलाके में ड्रोन गिराकर सारी सीमाएं लांघ दी। अजरबैजान पर ड्रोन हमले करके ईरान ने पश्चिम एशिया में धधकती आग की आग में घी डालने का काम कर दिया, ऐसा आरोप लगाया अजरबैजान ने, क्योंकि इस ड्रोन हमले के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। नख्चिवान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। उड़ानों पर असर पड़ा। नख्चिवान जा रही फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। कुछ फ्लाइटों को तो आसमान से ही लौटना पड़ा। अमेरिका और ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच ईरान का अजरबैजान पर हमला करना उसकी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान और अजरबैजान दोनों पड़ोसी देश हैं। 2 टुकड़ों में दोनों करीब 700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। लेकिन बीते कुछ साल में दोनों के रिश्तों में दरार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस दुश्मनी के पीछे की वजह इजराइल को माना गया, क्योंकि ईरान इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अजरबैजान ने इजराइल से आधुनिक हथियार खरीदे, ड्रोन सिस्टम लिए और खुफिया सहयोग भी बढ़ाया। यहीं से ईरान की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई थी। माना जा रहा है इजराइल और अमेरिका से खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके ईरान ने इस बार इजराइल के करीबी अजरबैजान को भी सबक सिखाने की ठान ली। और खबरों के मुताबिक ताजा लड़ाई के दौरान उसने अजरबैजान के उस हिस्से को काट देने की प्लानिंग के तहत हमले शुरू कर दिए जो पहले से ही अजरबैजान से अलग थलग है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अजरबैजान की उस नस को काट देने की कोशिश की जिससे उसकी सांसें थम जाएं। अजरबैजान के कैस्पियन सागर के पास बड़े बड़े तेल के भंडार मौजूद हैं। तेल के इन कुओं से निकलने वाला कच्चा तेल एक लंबी पाइपलाइन के जरिए दूसरे देशों तक भेजा जाता है। इस पाइपलाइन का नाम है BTC, यानी बाकू, तिबिलिसी और चेहान। BTC, इस पाइपलाइन की शुरुआत अजरबैजान के बाकू से होती है। इसके बाद यह पाइपलाइन जॉर्जिया के तिबिलिसी पहुंचती है, फिर वहां से तुर्की के चेहान बंदरगाह तक जाती है। करीब 1800 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन उस पूरे इलाके की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइनों में एक मानी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना इस पाइपलाइन से करीब 10 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। तुर्की के चेहान पोर्ट पर पहुंचने के बाद कच्चे तेल को बड़े बड़े टैंकरों में भरकर जहाजों में लाद कर इजराइल समेत दुनिया के कई देशों तक ले जाया जाता है। खबरों के मुताबिक इजराइल के 25 से 30% तेल की जरूरत इसी सप्लाई रूट से पूरी होती है। माना जा रहा है कि ईरान ने अपने दुश्मन को ताकत पहुंचाने वाली इस अहम सप्लाई लाइन पर हमला करके उसे काटने की कोशिश की।
इधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दे दी कि वो इजरायल में मौजूद दिमोना परमाणु ठिकाने पर हमला कर देगा। ईरान की सेना की तरफ से बयान दिया गया कि अगर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में इस्लामी शासन को पलटने की जरा भी कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ईरान के इस बयान को अमेरिका और इजरायल की धमकियों का जवाब माना गया। इन दोनों देशों ने एक रोज पहले चेतावनी दी थी कि ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मारा जाएगा और वहां एक बार फिर बड़े नेताओं को निशाना बनाने के लिए बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इसका जवाब देते हुए ईरान ने चेताया कि अमेरिका और खासकर इजरायल ऐसी भूल ना करे, क्योंकि इस बार वो इजरायल में सैन्य ठिकानों और इमारतों को ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला कर देगा। इसे बड़ी धमकी इसलिए माना गया क्योंकि अगर ईरान ने सचमुच ऐसा कर दिया या वो कर सका तो फिर भयंकर तबाही मच सकती है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से खतरनाक रेडिएशन के फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। इसका खौफनाक असर लंबे वक्त तक दिख सकता है, लेकिन ईरान ने धमकी दी कि वो इजरायल को सबक सिखाने के लिए ऐसा जरूर करेगा। उसने इस्लामी शासन के मुद्दे पर यह धमकी दी। 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था। उससे पहले वहां शाह का शासन चलता था। हालांकि ईरान ने इजरायल के जिस परमाणु ठिकाने को लेकर धमकी दी उसे इजरायल का बेहद गुप्त कार्यक्रम बताया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि वहीं पर इजरायल ने अपने परमाणु हथियार बना रखे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजरायल ने कभी भी इसकी जानकारी नहीं दी। उसने कभी भी अपने पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि नहीं की। वो तो इस प्लांट को न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बताता है। यह परमाणु प्लांट इजरायल के डिमोना शहर में मौजूद है। प्लांट जिस जगह पर है वो रेगिस्तानी इलाका है। तेल अवीव से इसकी दूरी करीब 140 किलोमीटर है। इसे इजरायल की सबसे सुरक्षित जगहों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि वहां इजरायल ने सुरक्षा के लिए अपने घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। और ईरान की धमकी के बाद यह प्लांट पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया, क्योंकि परमाणु प्लांट पर हमले को युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। उसको नुकसान पहुंचने से बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, लाखों लोग मारे जा सकते हैं। यही वजह रही कि ईरान की धमकी ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। इधर ईरान की IRGC सेना ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले करने का दावा किया। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने कुवैत, बहरीन और UAE में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। IRGC के मुताबिक 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हालांकि इन हमलों में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी। UAE के फुजैरा में एक तेल भंडार में भीषण आग लग गई। खबरों के मुताबिक वहां एक ड्रोन के गिरने से तेल भंडार में आग लगी। तेल भंडार से ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। UAE के अबू धाबी में वहां के सुरक्षा बल ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। जानकारी दी गई कि हवा में ही उन ड्रोन को तबाह कर दिया गया, लेकिन आसमान से गिरे मलबे की वजह से कुछ लोग घायल हो गए। उधर श्रीलंका में कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत पर हुए हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्री ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया अपराध बताया। ईरान का वो युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसेना के एक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद ईरान लौट रहा था। बताया गया कि इस अभ्यास के दौरान उस युद्धपोत का भारत के विशाखापट्टनम में स्वागत भी किया गया था, लेकिन दावा किया गया कि बंगाल की खाड़ी से लौटने के बीच श्रीलंका में समंदर के तट पर अमेरिका की एक सबमरीन ने उस पर हमला कर दिया था। और उस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए अमेरिका ने बताया कि उसकी नौसेना ने ईरान के उस युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया। इस हमले के बाद ईरान भड़क गया। उसने बदला लेने के लिए अमेरिका को खुली धमकी दे डाली। हिंद महासागर में मौजूद ईरान के उस युद्धपोत पर हमला होते ही वहां जोरदार धमाका होता नजर आया। पहले उससे आग की लपटें उठती दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद बड़ा विस्फोट हुआ था और फिर पानी समंदर से कई फीट ऊपर तक बिल्कुल तेजी से उठता दिखाई दिया था। बताया गया कि यह हमला श्रीलंका के कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में किया गया। दावा किया गया कि ईरान का वो युद्धपोत उस वक्त श्रीलंका के गाले बंदरगाह से 40 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद था, तभी उसे निशाना बनाया गया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस भयंकर हमले को उनकी नौसेना ने अंजाम दिया और इस हमले में उस युद्धपोत पर मौजूद ईरान की नौसेना के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo.
ईरान के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर में अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया एक गंभीर अपराध बताया। और इतना ही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका को युद्धपोत डुबोने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि उस युद्धपोत पर ईरान की नौसेना के 130 सैनिक मौजूद थे और उन पर बिना किसी चेतावनी के अमेरिका ने हमला कर दिया। बताया गया कि ईरान का वो युद्धपोत 18 से 25 फरवरी के बीच बंगाल की खाड़ी में हुए एक अभ्यास में शामिल हुआ था। इस अभ्यास में ईरान के अलावा दुनिया के कई दूसरे देशों की नौसेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। बताया गया कि इस अभ्यास के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के उस युद्धपोत का स्वागत भी किया गया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी से ईरान लौटने के दौरान उस पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से निकलने के बाद वो श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा था। दावा किया गया श्रीलंका के कोलंबो से 120 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसके पहुंचते ही वहां पर घात लगाकर बैठे अमेरिका के नौसैनिकों ने धावा बोल दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसकी सबमरीन ने ईरान के उस युद्धपोत पर बड़ा हमला कर उसे बर्बाद कर दिया और उस युद्धपोत पर मौजूद ईरान के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि उसमें 130 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे और इस हमले में उनमें कई सैनिक मारे गए। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले के बाद उस युद्धपोत से श्रीलंका की नौसेना को इमरजेंसी कॉल मिली थी और इसके बाद राहत बचाव के लिए वहां एक टीम भेजी गई थी। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने वहां की संसद में इसके बारे में जानकारी दी। उनके मुताबिक ईरान के उस युद्धपोत में मौजूद 30 से ज्यादा सैनिकों को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं श्रीलंका की नौसेना ने समंदर में बचाव अभियान के दौरान ईरान के कुछ नौसैनिकों के शवों को बरामद करने का भी दावा किया, जबकि ईरान के 50 से ज्यादा नौसैनिक समंदर में लापता बताए गए। हिंद महासागर में उस युद्धपोत पर हुए हमले के बाद ईरान ने हमले में मारे गए अपने नौसैनिकों के शव उसे सौंपे जाने के लिए श्रीलंका से अपील की, ताकि उन नौसैनिकों के परिवारों के लोग उनका अंतिम संस्कार कर सकें। और ईरान के उस युद्धपोत पर हुए हमले के बाद उसके एक दूसरे युद्धपोत ने श्रीलंका के पास इंजन में खराबी होने की जानकारी दी। दावा किया गया कि ईरान के उस दूसरे युद्धपोत ने श्रीलंका के अधिकारियों से संपर्क कर बंदरगाह पर रुकने की इजाजत मांगी, लेकिन बताया गया कि श्रीलंका की तरफ से ईरान के उस दूसरे युद्धपोत को बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी गई। दावा किया गया ये वो युद्धपोत भी अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के अभ्यास में शामिल होकर बंगाल की खाड़ी के रास्ते ईरान लौट रहा था। उन दोनों के अलावा एक और युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंचा था, यानी ईरान की नौसेना की तरफ से 3 युद्धपोत वहां पर पहुंचे थे और लौटते वक्त उनमें एक पर हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला किया गया, जबकि दूसरे युद्धपोत ने श्रीलंका के पास इंजन में खराबी होने के बाद वहां के अधिकारियों से संपर्क किया और बंदरगाह पर रुकने के लिए मदद मांगी। इधर पश्चिम एशिया के देशों में लगातार हो रहे ईरान के हमलों के बीच उसने दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा किया। ईरान ने पश्चिम एशिया के देश यूएई में मौजूद अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का दावा कर दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां की IRGC सेना ने यूएई में अमेरिका के अल रुवैस एयरबेस पर अपनी ताकतवर मिसाइलें बरसाईं और वहां पर उसके सबसे महंगे 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा कर दिया। यह हमला यूएई की राजधानी अबू धाबी से करीब 240 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में किया गया। वहां अमेरिका का अल रुवैस एयरबेस मौजूद है और वहीं पर ईरान की IRGC सेना ने मिसाइलें दागने का दावा कर दिया। बताया गया कि ईरान की वो घातक मिसाइलें अल रुवैस एयरबेस पर तैनात अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम 3rd पर किसी काल की तरह बरसी और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ईरान ने यह दावा किया कि यूएई के अल रुवैस एयरबेस पर तैनात उससे जुड़े रेडार को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन रेडार को तबाह करने के बाद ईरान ने अमेरिका के सुरक्षा कवच माने जाने वाले 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने का दावा कर दिया और अमेरिका को बड़ी चोट देने का दावा किया, क्योंकि अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम काफी महंगा बताया जाता है। इसे तैयार करने में अमेरिका को करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, ऐसा माना जाता है। इतना ही नहीं, इसे बनाने में वक्त भी ज्यादा लगता है। अमेरिका अपने 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का काल बताता रहा है। दावा है इसका रेडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा लेता है और उसे बर्बाद कर सकता है। दावा किया जाता है इस सिस्टम के जरिए एक बार में 8 एंटी
मिसाइलें दागी जा सकती हैं, ताकि इसलिए ये माना जा रहा है कि ईरान ने यूएई में अमेरिका के अल रुवैस एयरबेस पर मौजूद थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का दावा किया और अमेरिका को कमजोर साबित करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पश्चिम एशिया में उसके सैन्य ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद अहम बताया जाता है। और ईरान के लगातार हो रहे मिसाइल हमलों की वजह से इजरायल में दहशत का माहौल बन गया। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम भी तेल अवीव पहुंची और इस दौरान मिसाइल हमलों से तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही देखने को मिली। मिसाइलों की चपेट में आई कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस बीच एक इमारत पर हुए हमले के बाद वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस बिल्डिंग के अंदर जहां पर गिरा है ईरान का मिसाइल। तो आप देख सकते हैं क्या तबाही मचाई है मिसाइल अटैक्स ने। यहां पर हमले की वजह से वहां रखी सारी चीजें तहस नहस दिखाई दी। सामान जमीन पर बिखरा नजर आया। इमारत की छतें और खिड़कियां भी टूटी दिखीं। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें नजर आईं। इस बीच इमारत को खाली करवा दिया गया। इसके अलावा राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। जिस इमारत पर मिसाइल गिरी उसके आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इमारतें ढह गईं जबकि कुछ की दीवारें टूट गईं। इमारतों में इकट्ठा हुए मलबे को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई भूकंप आया। और इजरायल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई। ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिप गए। सायरन्स बज रही हैं और लोग अंदर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और मैं भी अब शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। बताया गया कि ईरान की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गईं, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो गया। हमलों के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। हर थोड़ी देर पर सायरन बजाकर लोगों को हमले की चेतावनी दी गई ताकि खतरे से बचा जा सके। इस बीच इजरायल की तरफ से कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि ईरान की तरफ से छोड़ी गई कई मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इजरायल के तेल अवीव शहर के अलावा यरूशलेम में भी धमाकों की आवाज से कई इलाके गूंज उठे। यरूशलेम के घनी आबादी वाले इलाकों में मिसाइल गिरने के बाद तुरंत उस इलाके को खाली करवा दिया गया। वहां की सड़कों पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही बचाव का काम तेज कर दिया गया। इस दौरान ईरान की सेना भी अलर्ट मोड में दिखी। ईरान की तरफ से लगातार हो रही एयर स्ट्राइक के बीच कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया गया। इजरायल की सेना भी वहां पे अलर्ट दिखी। उधर लेबनान की सरकार ने दावा किया कि इजरायल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों में 75 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सरकार की तरफ से दावा किया गया कि पिछले 4 दिन में इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए और उनमें 75 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा लेबनान के अलग अलग इलाकों में 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया गया। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों के बीच इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। उन लोगों को इलाका खाली करने के लिए कह दिया गया। इस चेतावनी के बाद आशंका जताई गई कि इजरायल की फौज ने बेरूत में बड़ा हमला करने की योजना बना ली। यूएई ने दावा किया कि ईरान की तरफ से उस पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें और 131 ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि उसकी सेना ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। साथ ही 131 ड्रोन में 125 ड्रोन को भी हवा में ही मार गिराया गया। इन हमलों की वजह से 3 लोग मारे गए, जिनमें एक पाकिस्तानी, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी नागरिक था, जबकि 94 लोग घायल हो गए। इस बीच दावा किया गया कि अमेरिका के सहयोगियों पर दबाव डालने के लिए ईरान सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पानी को भी हथियार बना सकता है। यानी जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोककर ईरान दुनिया भर में तेल के पहुंचने का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही पश्चिम एशिया के कई देशों तक पीने का पानी भी रोकने की कोशिश कर सकता है। पश्चिम एशिया के कई देश पानी के लिए समुद्र पर निर्भर हैं। समुद्र के खारे पानी को साफ करके मीठा पानी बनाया जाता है। समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करने की प्रक्रिया को डीसैलिनेशन कहा जाता है। पश्चिम एशिया के कई देश समुद्र के पानी को बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट बनाकर साफ करवाते हैं ताकि उस पानी का इस्तेमाल पीने तक के लिए किया जा सके। यहां तक कि पश्चिम एशिया में चलने वाले उद्योग, स्कूल, अस्पताल, घर सब कुछ उसी पानी पर निर्भर है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर ईरान के निशाने पर वो प्लांट आ गए जिनके जरिए डीसैलिनेशन किया जाता है, पानी मीठा किया जाता है,
तो पश्चिम एशिया के कई देश पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पश्चिम एशिया में ही किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम एशिया में छोटे बड़े कुल मिलाकर 400 डिसैलिनेशन प्लांट चलते हैं और इन 400 प्लांट से समुद्र का जो पानी साफ किया जाता है वो पूरी दुनिया में इस तरह की प्रक्रिया के जरिए साफ हुए पानी का 40% है। कुवैत अपनी पानी की कुल जरूरतों का 90% डिसैलिनेशन के जरिए तैयार किए गए पानी से पूरा करता है। ओमान की पानी की 86% जरूरत डिसैलिनेशन प्लांट पूरी करते हैं और सऊदी अरब का भी हाल कुछ अलग नहीं है। सऊदी अरब भी अपना 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांटों से ही हासिल करता है। इसके अलावा कतर और यूएई का भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। मतलब ये सभी देश ऐसे हैं जिन्हें पीने के पानी के लिए भी समुद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहां तक कि कतर के प्रधानमंत्री ने तो पिछले साल ही इस खतरे का अंदेशा जता दिया था। पिछले साल जून में जब ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ी थी, उस वक्त कतर के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए तो वो बदला लेने के लिए खाड़ी देशों का पानी रोकने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि अगर डिसैलिनेशन प्लांट निशाना बनाया गया तो महज 3 दिन के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। उस वक्त उन्होंने पानी के बड़े बड़े भंडार बनाने का सुझाव दिया था जिनमें कम से कम 15 दिन का पानी जमा करने का इंतजाम हो। दूसरे देश तेल के भंडार की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर पानी बड़ी चीज है। हालांकि उस वक्त उनकी बात को खाड़ी देशों के संगठन जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका नतीजा यह है कि अगर ईरान ने डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करना शुरू कर दिया तो पश्चिम एशिया के कई देश पीने के पानी के लिए भी तरस जाएंगे। और सबसे अहम बात तो यह है कि अमेरिका को भी इस कमजोरी की जानकारी लंबे वक्त से है। iraninternational.com नाम की वेबसाइट ने 2008 के अमेरिकी दूतावास के एक गोपनीय दस्तावेज का जिक्र किया था जो रियाद से जारी किया गया था। उस दावे के मुताबिक उस वक्त अमेरिकी दूतावास ने कहा था कि अगर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया, पानी के प्लांट पर हमला किया गया, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद को 1 हफ्ते में खाली करना पड़ सकता है। अमेरिका के जिस गोपनीय दस्तावेज का हवाला दिया गया उसमें सिर्फ एक डिसैलिनेशन प्लांट का जिक्र था, जुबैन डिसैलिनेशन प्लांट का, जबकि ऐसे डिसैलिनेशन प्लांटों की गिनती कुल मिलाकर 400 हो गई है जिन्हें ईरान की फौज निशाना बना सकती है। और दावा किया जा रहा है कि किसी भी डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाना ईरान की मिसाइलों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ईरान की मिसाइलें इससे पहले यूएई और सऊदी अरब में बनी तेल रिफाइनरियों तक भी पहुंच चुकी हैं, जिन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मौजूद हैं। जबकि डिसैलिनेशन प्लांट ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जहां सुरक्षा के इंतजाम करना भी बेहद मुश्किल है। वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगे हैं, क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट के लिए एक जगह पर केवल पावर प्लांट लगाया जाता है जिनसे बिजली बनती है और उसी प्लांट के जरिए पाइपलाइन जुड़ी होती है जो समुद्र में काफी गहराई में बिछी होती है। फिर वही पाइपलाइन समुद्र तट तक पहुंचने के बाद पाइपलाइनों के एक जाल से जुड़ जाती है। माना जाता है कि अगर इनमें किसी भी एक हिस्से को ईरान ने निशाना बनाया तो पूरा डिसैलिनेशन का काम, पूरा समुद्र के खारे पानी को मीठा करने का काम एक साथ ठप हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को पानी मिलना ही बंद हो जाएगा। पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों में पूरे साल मौसम बेहद गर्म रहता है, ज्यादा बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां अंडरग्राउंड वाटर भी इकट्ठा नहीं हो पाता है। वहां नदियां भी नहीं है जिनका पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वहां तेल है, पानी नहीं है। इसलिए अगर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट ठप हो जाएं तो वहां जीवन के वजूद का सवाल खड़ा हो सकता है। मतलब यह कि हवाई अड्डे बंद होने से, तेल कंपनियों पर हमले करने से, अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों से या उन देशों में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने से सिर्फ कारोबार और अर्थव्यवस्था ठप की जा सकती है, लेकिन अगर वहां डिसैलिनेशन प्लांट ठप कर दिए तो जिंदगी का संकट खड़ा हो सकता है। पूरे के पूरे देश ठप हो सकते हैं, शहर के शहर खाली करने तक की नौबत आ सकती है। इधर जंग के बीच ईरान ने इजरायल पर इस्फहान प्रांत में बने अपने परमाणु केंद्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए उसके परमाणु केंद्रों पर हमला किया। हालांकि इजरायल की तरफ से ईरान के इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान के इस्फहान और क़ुम शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। दावा किया गया उन मिसाइलों का टारगेट उन शहरों के परमाणु केंद्र थे। ईरान ने दावा किया इजरायल की वायुसेना के विमानों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। यह मिसाइल लॉन्चर ईरान के क़ुम शहर में था। इसके अलावा इस्फहान में भी
वायुसेना के विमानों पर हमला करने के मकसद से बनाए गए डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया गया। इस्फहान ईरान के प्रमुख प्रांतों में एक है। यहां ईरान के कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। इस्फहान ईरान के बीचों बीच मौजूद है और राजधानी तेहरान से इसकी दूरी सिर्फ 440 किलोमीटर है। परमाणु ठिकानों वाला यह प्रांत इजराइल के तेल अवीव से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी प्रांत में ईरान की सेना का एक बहुत बड़ा मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद है। इस्फहान में ही ईरान की मिसाइल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री भी मौजूद है। ईरान के इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकाने उसके परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। यहां यूरेनियम को प्रोसेस करने वाले प्लांट हैं। ऐसे में अगर इन परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे आसपास रहने वाले लोगों की जान पर बना सकती है। हवा, पानी और मिट्टी भी दूषित हो सकती है। इतना ही नहीं, इसकी चपेट में आने से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। यानी बिना हमले के ही पूरा इलाका दहल सकता है। शहर के शहर खाली करवाने पड़ जाएंगे। हालांकि परमाणु ठिकानों पर हमले के दावे के बाद ईरान की तरफ से रेडिएशन फैलने की कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले भी ईरान ने इजराइल पर नतांज परमाणु अड्डे पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA ने तुरंत अपनी टीम को जांच के लिए वहां भेजा था। हालांकि IAEA ने बताया था कि हवाई हमलों में नतांज परमाणु केंद्र के एंट्री गेट को ही नुकसान पहुंचा, लेकिन नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ कि रेडिएशन फैलने का कोई खतरा पैदा हो। ऐसे में एक बार फिर इजराइल की तरफ से हमला किए जाने के दावे ने खलबली मचा दी और ईरान ने सिर्फ इस्फहान में नहीं बल्कि ईरान के कुम प्रांत पर भी हमला होने का दावा किया। इस बीच इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया कि उसकी वायुसेना ने कुम में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को टारगेट कर उसे ध्वस्त कर दिया। दावा किया गया कि इस मिसाइल लॉन्चर के जरिए इजराइल पर हमले की तैयारी की जा रही थी। कुम ईरान की घनी आबादी वाले शहरों में एक है और यह ईरान का एक अहम धार्मिक केंद्र भी है। ईरान की राजधानी तेहरान से इसकी दूरी 148 किलोमीटर है और शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर ही ईरान का फोर्दो परमाणु प्लांट मौजूद है। अमेरिका का दावा है ईरान यहां पर परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। ऐसे में अगर यहां हमला होता है तो ईरान को काफी नुकसान हो सकता है। इधर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर को चुनने को लेकर वहां के कई नेताओं के बीच ही विवाद हो गया। आरोप लगाया गया कि ईरान की IRGC सेना ने मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर के पद के लिए जबरदस्ती थोप दिया, क्योंकि एक रोज पहले ईरान के मीडिया ने दावा किया था कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। लेकिन उसके बाद खबर सामने आई कि जिस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनको चुना, उसी संस्था के कुछ सदस्य मुज्तबा खामनेई के नाम पर सहमत नहीं थे। उन्होंने उनके नाम का विरोध किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि IRGC के कमांडरों ने उन सदस्यों पर मुज्तबा खामनेई के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया था। दावा किया गया कि उन कमांडरों ने इसके लिए खुद मिलकर या फोन पर बातचीत भी की थी। ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही सुप्रीम लीडर को चुनती है। दावा किया गया था उसी ने मुज्तबा खामनेई के नाम पर मोहर लगाई थी, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे को 88 में 54 वोट हासिल हुए थे। लेकिन खबर सामने आई कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के ही कुछ सदस्य इस चुनाव के नतीजे से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस संस्था की होने वाली आपात बैठक का बहिष्कार कर दिया। यही नहीं, जानकारी मिली कि उन्होंने नए सिरे से मतदान कराने की भी मांग कर दी। उन कुछ सदस्यों ने तो यहां तक बयान दे दिया कि अगर मुज्तबा खामनेई का नाम वापस नहीं लिया गया तो इस मुद्दे पर देश में तनाव बढ़ सकता है। इधर रूस ने दावा कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने खाड़ी देशों को जानबूझकर अपने साथ जंग में घसीट लिया। रूस ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि उन दोनों ने मिलकर अरब देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश की। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर ईरान को अरब देशों पर हमला करने के लिए उकसाया और उसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई। दुबई में ईरान के हमलों के बीच से निकल रहे रूस के नागरिकों को ले जा रहे एक विमान की तुर्की के अंतालिया में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद वहां से रिफ्यूलिंग के बाद वो विमान किसी तरह रूस पहुंच सका। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित बचाने की अपील की। छात्रों ने ईरान के हालात का जिक्र करते हुए सुरक्षा पर चिंता जताई। खबरों के मुताबिक ईरान में करीब 1200 भारतीय छात्र मौजूद हैं, जिनमें अधिकतर मेडिकल स्टूडेंट हैं। उधर जंग के दौरान ईरान के पलटवार के बीच अमेरिका ने अपनी परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके खलबली मचा दी। खबरों के मुताबिक कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर अमेरिकी फौज ने मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
अमेरिकी फौज ने इस परीक्षण को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया, लेकिन अमेरिकी फौज के इस परीक्षण ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि अमेरिकी फौज ने जिस LGM-30G मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण किया वो कोई मामूली मिसाइल नहीं है। इस मिसाइल को डूम्सडे मिसाइल यानी कयामत के दिन की मिसाइल कहा जाता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिनटमैन 3 के GT-254 मॉडल को कैलिफोर्निया में समुद्री तट से दागा गया। इस ताकतवर मिसाइल ने प्रशांत महासागर के ऊपर करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तय की और मार्शल द्वीप समूह पर पहले से तय किए गए टारगेट को बेहद सटीक तरीके से भेद दिया। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक इस टेस्ट का मकसद यह देखना था कि मिसाइल की सटीकता, तैयारियां और तकनीकी सिस्टम कितने प्रभावी हैं। हालांकि अमेरिकी फौज ने जानकारी दी कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान कैलिफोर्निया में समुद्री तट पर मिसाइल को बिना किसी वॉरहेड यानी बिना किसी बम के ही टेस्ट किया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण के तुरंत बाद बताया कि यह परीक्षण पहले से तय था। इसका ईरान के साथ चल रही जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की टेस्टिंग होते ही पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई, क्योंकि किसी भी जंग में डूम्सडे मिसाइल के इस्तेमाल का सीधा मतलब महाविनाश माना जाता है। इसी वजह से अमेरिका के ताजा मिसाइल टेस्ट ने पूरी दुनिया के माथे पर शिकन ला दी। लेकिन परमाणु क्षमता वाली मिसाइल के टेस्ट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। माना गया कि अमेरिका ने ईरान को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भयंकर तबाही लाने वाली इस घातक मिसाइल का टेस्ट किया। कयामत की मिसाइल नाम से मशहूर अमेरिका की यह मिसाइल करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इस भयानक स्पीड की वजह से इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तक यह अपने दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। यानी यह मिसाइल इतनी लंबी दूरी तय कर सकती है कि अमेरिका से लॉन्च होकर दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल को समंदर, जमीन और हवा तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल भारी भरकम परमाणु बम अपने साथ ले जा सकती है, ऐसे बम जिनकी ताकत जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा हो सकती है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपने B-29 बॉमर से जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। लिटिल बॉय बम का वजन 4,400 किलो था। परमाणु बम गिरते ही वहां करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। और जब ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर बम ले जाने वाली मिसाइल का टेस्ट किया तो पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ने तब के सोवियत संघ और अब के रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए एक ऐसी मिसाइल बनाने का काम शुरू किया था जो बेहद ताकतवर हो और लंबी दूरी तक हमला कर सके। अमेरिकी फौज को रूस के अचानक परमाणु हमला करने का डर था, इसलिए उसे ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो कुछ ही मिनटों में लॉन्च भी हो सके। अमेरिका ने काफी रिसर्च के बाद मिनटमैन मिसाइल को तैयार किया था। साल 1962 में अमेरिका ने पहली बार मिनटमैन 1 मिसाइल को तैनात किया। उस वक्त यह दुनिया की ऐसी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट जो ठोस ईंधन से चलती थी। इसका मतलब यह था कि मिसाइल लंबे समय तक हमले के लिए बिल्कुल तैयार रह सकती थी। इसी वजह से इसे दुश्मन पर दागने में कुछ ही मिनटों का समय लगता था। इसके कुछ साल बाद मिनटमैन 2 और साल 1970 में मिनटमैन 3 को अमेरिकी सेना में शामिल कर लिया गया था। मिनटमैन 3 की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि एक ही मिसाइल में कई परमाणु बम ले जाए जा सकते थे। मतलब ये एक ही मिसाइल से कई अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमला किया जा सकता था। खबरों के मुताबिक मौजूदा समय में अमेरिका के पास लगभग 400 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद जमीन के नीचे मौजूद ईरान के मिसाइल भंडार उसी के लिए मुसीबत बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों और दूसरे घातक हथियारों को बचाने के लिए जमीन के नीचे बड़े बड़े ठिकाने बनाए थे, या यूं कहें कि ईरान ने जमीन के नीचे हथियारों के कई शहर बना दिए थे और ईरान की तरफ से जमीन के नीचे बनाए गए हथियारों के उन ठिकानों के वीडियो भी जारी किए गए। दावा किया गया था कि उन वीडियो को जारी कर ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। खासकर उसने अमेरिका और इजराइल को यह संदेश दिया था कि वो जंग के लिए तैयार है। मतलब अगर उस पर हमला हुआ तो फिर वो भी अपनी खतरनाक मिसाइलों को उन पर दागने से पीछे नहीं हटेगा।
लेकिन अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि ईरान की यह रणनीति उसी पर भारी पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका और इजरायल की सेना ने जमीन के नीचे मौजूद ईरान के हथियारों के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक हमले के दौरान उन ठिकानों के एंट्री पॉइंट यानी मुहाने को निशाना बनाया गया। मतलब जिस जगह से ईरान अपनी मिसाइलों और हथियारों को बाहर निकालने वाला था, उसी जगह पर ईरान और अमेरिका ने हमला कर दिया, ऐसा दावा किया गया। और दावा किया गया कि उसकी वजह से ईरान के हथियार या तो मलबे में दब गए या फिर जमीन के नीचे मौजूद ठिकानों में फंसे रह गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल की इस रणनीति की वजह से जंग में ईरान बुरी तरह फंस गया। दावा किया गया कि वो चाहकर भी अपनी खतरनाक मिसाइलों को जंग में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जबकि ईरान ने इसी दिन के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलों और दूसरे खतरनाक हथियार बनाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को अमेरिका और ईरान से बचाने के लिए इजरायल से बचाने के लिए जमीन के नीचे बंकरों का निर्माण करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई इलाकों में जमीन के नीचे हथियारों के शहर बना दिए गए थे ताकि वक्त आने पर वो अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे सके। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान की यह रणनीति अमेरिका और इजरायल के आगे धरी की धरी रह गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जमीन के नीचे मौजूद ईरान के हथियारों के ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था और अमेरिका ने पिछले साल जून में भी ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बंकर बस्टर बमों का ही इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को तबाह किया था वो पहाड़ों के नीचे बनाए गए थे, उन पर मिसाइलों का असर नहीं होता था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने सबसे ताकतवर हथियार में एक बंकर बस्टर बम गिराया था। और अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इस बार भी अमेरिका ने जमीन के नीचे मौजूद ईरान के हथियारों के ठिकानों को इसी बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान और ड्रोन उनके ऊपर उड़ान भर रहे हैं ताकि अगर ईरान की मिसाइलें या दूसरे हथियार सुरंग से बाहर निकाले गए तो उन्हें तबाह किया जा सके। मतलब जंग शुरू होने से पहले ईरान जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, वो जंग शुरू होने के बाद उसकी बड़ी कमजोरी बन गई। इधर खबर है कि ईरान को घेरने के लिए अमेरिका और इजरायल दोनों मिलकर कुर्द लड़ाकों को एयर सपोर्ट दे सकते हैं। इस खबर के बाद माना जा रहा है ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रची गई और अनुमान लगाया गया कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब एक नया मोर्चा खुल सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान और इराक की सीमा के नजदीक कुर्द लड़ाकों को हथियार और सैन्य मदद देकर अमेरिका और इजरायल ने नई चाल चली है ताकि पश्चिमी ईरान में वहां के सुरक्षा बल पर हमले करवाए जाएं। दावे के मुताबिक इसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि सीमा पर लड़ाई छेड़कर ईरान की सेना को वहां उलझाया जाए और देश के अंदर वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काई जाए। और कहा जा रहा है इसी मकसद से अमेरिका और इजरायल ने फैसला लिया कि वो लंबे वक्त से ईरान की सरकार का विरोध कर रहे कुर्द लड़ाकों की मदद करेंगे। दावा है कि अगर कुर्द लड़ाकों ने पश्चिमी ईरान में हमले किए तो ये दोनों देश अपने लड़ाकू विमानों से उनकी मदद करेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ईरान के कुर्द लड़ाकों के बीच इस मुद्दे पर सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी और दावे के मुताबिक अगर कुर्द लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बल को चुनौती देते हैं तो ईरान को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। ऐसे में उसकी सेना की परेशानी और बढ़ सकती है और इसका सीधा फायदा उसके दुश्मनों को मिल सकता है, क्योंकि उन इलाकों में उथल पुथल बढ़ी तो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा सीमा पर नहीं बल्कि देश के अंदर से भी पैदा हो जाएगा। बताया जा रहा है इसलिए अमेरिका और इजरायल इस फिराक में है कि वो कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ जंग में कर सके। जानकारों के मुताबिक अगर उनकी योजना सफल रही तो ईरान में गृह युद्ध भी छिड़ सकता है और इसका सीधा फायदा अमेरिका और इजरायल को मिल सकता है। यही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने तो यहां तक दावा किया कि इराक से करीब 1000 कुर्द लड़ाके ईरान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने वहां के कुछ इलाकों में हमले भी शुरू कर दिए हैं। दावा है कि ईरान और इराक की सीमा के नजदीक ये हमले शुरू किए गए हैं और जल्द ही इनका दायरा बढ़ाकर ईरान के दूसरे इलाकों तक कर दिया जाएगा। और जिन कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ जंग में उतारने की खबर सामने आई, उनकी आबादी न सिर्फ ईरान में है बल्कि उसके पड़ोसी देश इराक, सीरिया और तुर्की में भी उनकी संख्या अच्छी खासी। ईरान में उनकी जनसंख्या तो करीब 80 लाख मानी जाती है। कुर्द लोग मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं। उनका आरोप है कि शिया बहुल ईरान में उन पर जुल्म ढाए जाते हैं, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते।
यानी वहां शिया सुन्नी की भी लड़ाई है। इसी वजह से कुर्द लड़ाके लंबे वक्त से ईरान में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों को अपने देश के लिए खतरा मानती। इस बीच माना जा रहा है कि अगर कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका और इजरायल के इशारे पर ईरान में हमले करने शुरू कर दिए तो ईरान की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि ईरान की सेना ने दावा किया कि उसने कुर्द लड़ाकों के प्लान को नाकाम करने के लिए उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। दावा किया गया कि इराक में मौजूद कुर्द लड़ाकों के बड़े ठिकाने को निशाना भी बनाया गया। उधर स्वीडन ने पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को देखते हुए अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से स्वीडन के सरकारी बैंक ने अपने नागरिकों को घर में कैश रखने की सलाह दी। बैंक ने युद्ध के दौरान इमरजेंसी के हालात से निपटने के लिए नागरिकों से घर में कैश रखने की अपील की, ताकि मुश्किल वक्त में वो आसानी से खाने पीने का सामान खरीद सकें। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि देश के पास करीब 25 दिन के लिए कच्चे तेल और दूसरे ऊर्जा संसाधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल के सभी बड़े सप्लायर देशों के लगातार संपर्क में है। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जारी जंग के बीच दुबई से आने वाली कुछ उड़ानें भारत पहुंची। दुबई से दिल्ली और अहमदाबाद में यात्रियों को लेकर विमानों ने सुरक्षित लैंडिंग की। इधर ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग में उतरे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इजरायल ने भी उसके ठिकानों पर बारूद की बारिश कर दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने एयर स्ट्राइक कर लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद हिजबुल्लाह के मुख्यालय और उसके खुफिया विभाग को तबाह कर दिया। और सबूत के तौर पर इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया। उसमें दिखा कि एक इमारत पर इजरायल की फौज ने आसमान से मिसाइल गिराई, उसके बाद उस इमारत को नामो निशान मिट गया। मिसाइल के हमले की वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। वीडियो को जारी कर इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके हमले में बेरूत में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का मुख्यालय तबाह हो गया। और तो और इजरायल की तरफ से यह भी दावा किया गया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग को भी मिट्टी में मिला दिया। हालांकि इजरायल के इस दावे पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। हिजबुल्लाह लेबनान का वही चरमपंथी संगठन है जिसने जंग में ईरान का समर्थन किया और ईरान के समर्थन से ही वो बना हुआ है, और सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल से वो भिड़ गया और ये ऐलान किया कि वो अमेरिका और इजरायल से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसीलिए हिजबुल्लाह पूरी ताकत से जंग में कूद गया। 2 दिन पहले उसने इजरायल के सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाने के लिए रात भर ड्रोन, रॉकेट और क्लस्टर मिसाइलें दागी थी। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह की एक-एक मिसाइल को हवा में चुन चुन कर ढेर कर दिया। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई एक भी मिसाइल उसकी जमीन पर नहीं गिरी। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल ने उसके ठिकानों को तबाह करने के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायल की सेना के मुताबिक उसके हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए और उसके 50 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया गया। लेकिन ईरान के साथ जंग लड़ रही इजरायल की सेना की परेशानी यह है कि हिजबुल्लाह ठीक उसके बगल में बैठा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजरायल का पड़ोसी देश है। इजरायल के उत्तर में मौजूद लेबनान उसके साथ करीब 120 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसी वजह से लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह इजरायल के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल ने उसके ठिकानों को तबाह करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। लेबनान की राजधानी बेरूत के साथ साथ उसके कई शहरों पर इजरायली मिसाइलों ने तबाही मचा दी। लेबनान के ज़ाले शहर के पास सड़क से गुजर रही एक कार को निशाना बनाया गया। दावा किया गया कि कार पर रॉकेट से हमला हुआ और उसके बाद वो कार सड़क किनारे रखे कूड़ेदान से जा टकराई। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसमें धमाका हो गया। इस दौरान वहां 2 लोग नजर आए जो धमाके की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इसी तरह इजरायली सेना ने लेबनान के एक इलाके में उड़ रहे हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराया। उधर ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर वहां के एक मौलवी ने इजरायल के लोगों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खून बहाने की अपील कर दी। उन्होंने जंग के बीच इन दोनों देशों से बदला लिए जाने की मांग की और उनका यह बयान अमेरिका और इजरायल की धमकियों के बाद सामने आया। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये दोनों देश लगातार ईरान को धमकियां देने में जुटे हैं। चेतावनी दी गई कि वो ईरान में अपनी जमीनी सेना को भी भेज देंगे। इसी धमकी का जवाब देते हुए ईरान के मौलवी आयतुल्लाह अब्दुल्ला जवादी अमोली ने उन्हें सख्त तेवर दिखाए।
ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इजरायल के लोगों और ट्रंप का खून बहाने की अपील की। आयतुल्लाह अब्दुल्ला जवादी अमोली की गिनती ईरान के बड़े मौलवियों में की जाती है। वो ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी रह चुके हैं। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच भारत में मौजूद ईरान के राजदूत ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि युद्ध उन्होंने शुरू किया, लेकिन इसे खत्म करने का फैसला हम करेंगे। यह बयान उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद दिल्ली में मौजूद ईरान के दूतावास में रखी गई एक शोक सभा के दौरान दिया। इस शोक सभा में कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने खामनेई की मौत पर दुख जताया। ईरान के दूतावास में खामनेई की मौत के बाद 3 दिन के लिए शोक सभा रखी गई। इस दौरान दूतावास के बाहर खामनेई की तस्वीर वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई। पूरे परिसर में जगह जगह उनकी तस्वीर लगी दिखी। काले कपड़े का टेंट लगाया गया। पिलर से लेकर दीवारों पर भी काला कपड़ा टंगा दिखा। इसके अलावा दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी काले कपड़े ही पहन रखे थे। इस बीच भारत में मौजूद ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। We are ready, fully ready and completely ready for the war. This is our stance. Now they started the war and we decided to end of the war, the duration of the war. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने किसी भी खाड़ी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ अमेरिका के ठिकानों पर ही हमले किए। We have a good relation with our neighbors, particularly in Persian Gulfs. But we announced that we attacked to the bases of United States. उन्होंने खाड़ी देशों से अच्छे संबंध होने का दावा करते हुए ईरान को शांति के पक्ष में बताया, लेकिन जंग के लिए ईरान को पूरी तरह से सक्षम और तैयार भी बताया। इधर ईरान के हवाई हमलों के बीच यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। यूएई में ईरान के हवाई हमलों के बीच वहां अबू धाबी में भारतीय दूतावास की तरफ से भारत के नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई। भारतीय दूतावास ने बताया कि यूएई में फंसे लोगों के लिए विशेष उड़ानों का इंतजाम किया गया है। ऐसे में वो लोग उनके जरिए देश लौट सकते हैं। कतर में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने जानकारी दी कि एयर स्पेस बंद होने की वजह से विमानों की उड़ानें बंद कर दी गईं। दूतावास ने यात्रियों को अपनी यात्रा का समय बदलने की सलाह दी। ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने एशियन कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले अपनी सेना को सलामी दी। मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान खिलाड़ियों ने सिर पर हाथ रखकर सैन्य सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। उधर भीषण जंग के बीच ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट करना अमेरिका की सेना के लिए चुनौती बन गया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अमेरिकी सेना को ईरान के शाहिद ड्रोन को रोकने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और उनकी रफ्तार भी कम होती है। इसलिए किसी ताकतवर मिसाइल के मुकाबले उनका एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकलना आसान हो जाता है। अमेरिका और इजरायल के हमले के जवाब में ईरान अपनी मिसाइलों के बदले में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और उसका यह ड्रोन अमेरिका की सेना के लिए मुसीबत बन चुका है, ऐसा अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में आया। अमेरिका और इजरायल अपनी महंगी मिसाइलों से ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान दोनों देशों को अपने सस्ते ड्रोन से जवाब देने में जुटा है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। उस बैठक में यह माना गया कि ईरान के ड्रोन अमेरिकी सेना के लिए समस्या बन चुके हैं, क्योंकि किसी भी रडार सिस्टम के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद को आसानी से पकड़ पाना मुश्किल होता दिख रहा है। शाहिद एक आत्मघाती ड्रोन है, यानी अपने टारगेट पर जाकर खुद ही धमाके के साथ उड़ जाता है। उड़ता हुआ बम है, यानी किसी भी टारगेट पर उसके टकराते ही वहां जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इसकी खासियत यह है कि अपने दुश्मनों के बड़े से बड़े ठिकानों को किसी मिसाइल हमले से होने वाले नुकसान की तरह ही बड़ी चोट पहुंचा सकता है। यह अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला करने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, कम खर्चीला है और बेहद असरदार भी है। जहां बड़ी और ताकतवर मिसाइलों को तैयार करने में वक्त और खर्च भी ज्यादा होता है, वहीं ईरान का यह आत्मघाती शाहिद ड्रोन कम कीमत और कम समय में बनाया जाता है। मतलब कम खर्च में तैयार होने वाला ये ड्रोन किसी भी बड़े ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। आत्मघाती ड्रोन शायद कई घंटों तक हवा में उड़ान भरने में भी सक्षम है और 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, यह बताया जाता है। इतना ही नहीं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है।
50 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाता है और किसी टारगेट से टकराने के बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। बताया जाता है ईरान के पास खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर हमला करने और हथियार ले जाने वाले 10 से ज्यादा तरह के ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर शाहिद ड्रोन ही माना जाता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने ईरान के इस ड्रोन का इस्तेमाल किया था और यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। माना जा रहा है ईरान पहले अपने कम कीमत वाले ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में जुटा है ताकि कम खर्च में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अब बात पाकिस्तान की इस संकट में आशंका जताई गई कि हॉर्मूज गलियारे पर ईरान के शिकंजे के बाद वहां कई महीनों तक जहाजों का आना जाना बंद हो सकता है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर कब्जे के साथ ही ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में फंसे तेल वाले जहाजों पर हमले तेज कर दिए और उन जहाजों पर हमले के लिए बारूद से लदी नावों का भी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह के हमले के एक वीडियो भी सामने आया। उसमें दिखा कि पानी में खड़े एक जहाज को एक नाव के जरिए दहला दिया गया। वो नाव तेजी से बढ़ती हुई उस जहाज से टकरा गई। इसके बाद तो इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि उस जहाज में एक बड़ा सा छेद हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल ढोने वाले जिस जहाज को शिकार बनाया गया वो फारस की खाड़ी में इराक के नजदीक मौजूद था। उस पर करीबियाई देश बहामास का झंडा लगा था। दावा है कि वो जहाज इराक से तेल लेने के लिए पहुंचा था और उसी वक्त विस्फोटक से लदी वो नाव उससे टकरा गई। यानी ठीक उसी तरह का हमला किया गया जैसा हमला आत्मघाती ड्रोन करते हैं, क्योंकि बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन तय किए गए टारगेट पर गिरने के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं, बिल्कुल किसी मिसाइल की तरह। ईरान की फौज भी जंग में अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। आरोप लगे कि बारूद वाली नाव भी ईरान की तरफ से ही भेजी गई। हालांकि ईरान ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने साफ किया कि हॉर्मूज गलियारे और उसके आसपास मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाज लगातार टारगेट किए जाएंगे। मतलब ईरान की सेना उन पर हमले का कोई मौका नहीं चूकेगी। रॉयटर्स के मुताबिक बीते कुछ दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले करीब 1 दर्जन जहाजों पर बमबारी की जा चुकी है। ईरान के तेवरों से साफ है कि वो इस गलियारे पर लंबे वक्त तक अपना पहरा लगाकर रखेगा। आशंका तो यहां तक जताई गई इस युद्ध की वजह से आने वाले कई महीनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों का आना जाना लगभग ठप रह सकता है। माना जा रहा है ऐसा होने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है, क्योंकि खाड़ी देशों तक जाने वाला यह रास्ता दुनिया भर में व्यापार का सबसे अहम रास्तों में एक है। उधर ईरान के जवाबी हमलों के बाद अमेरिका के युद्ध की रणनीति बदलने की खबर आई। शुरुआत में जंग को 4 से 5 हफ्तों में खत्म किए जाने का दावा करने वाले अमेरिका ने संकेत दिए कि यह जंग अगले कई महीनों तक जारी रह सकती है। पश्चिमी मीडिया में सूत्रों से आई खबरों के आधार पर दावा किया गया कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने वहां के रक्षा मंत्रालय को अधिकारियों की तैनाती बढ़ाने का आदेश दिया है और खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना के फ्लोरिडा के मुख्यालय में खुफिया विभाग के अधिकारियों की तैनाती बढ़ाने को कहा है। यही नहीं, यह भी जानकारी आई कि यह तैनाती शुरुआत में 100 दिन के लिए करने को कहा और साथ में यह भी निर्देश दिए गए कि अगले 6 महीनों तक इन अफसरों को वहीं तैनात रहने के लिए भी तैयार रखा जाए। यानी साफ संकेत मिले कि शुरुआत में अमेरिका भले ही इसे 4 से 5 हफ्तों तक चलने वाली जंग मान रहा हो, लेकिन अब वो भी मान चुका है कि ईरान के साथ उसकी लड़ाई महीनों तक चलेगी, जिसके लिए सिर्फ खुफिया विभाग के अधिकारियों की नहीं बल्कि सेना की टुकड़ियों की तैनाती की भी जरूरत पड़ेगी। खबरों के मुताबिक सेना की तैनाती के मुद्दे पर ही ट्रंप सरकार के 2 मंत्रियों में टकराव तक हो गया, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री हेक्सेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ईरान में फौज की तैनाती पर भिड़ गए। रक्षा मंत्री हेक्सेथ का मानना है कि ईरान के साथ ये जंग लंबी चलनी तय है, इसलिए वहां सेना की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ईरान के तेज होते हमलों से न सिर्फ निपटा जा सके बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों को बचाया भी जा सके। जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस जंग के लंबा खिंचने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना यह है कि यह जंग जल्दी खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए, जबकि सेना की तैनाती बढ़ाने के बाद हालात और खराब हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अगर ये जंग लंबी चली तो अमेरिका के लिए जंग के मोर्चे पर तो परेशानियां बढ़ेंगी ही, आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां भी बढ़ती चली जाएंगी।